हिस्टोरिकल का साइकिल ऑफ चेंज किया था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किए थे, और लीलॉ की क्लासिफिकेशन की थी जो उस टाइम मेरे पास क्योंकि कुछ और चीज़ें नहीं थी तो मैंने पेपर पे अपलोड कर दी थी, वो इसमें भी कर दी हैं। एनीवेज, हाँ एक चीज़ और कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि जो यूनिटरी वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली है क्या। सो यूनिटरी वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यूनिटरी में मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट होती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाती है, बट वो लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होती जैसे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। वो टोटली पावरलेस होती है और उसके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं होती। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें हम लोग ये यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद कैपिटल कहें, कैपिटल होता है, कैपिटल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एक मिनट, सॉरी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसकी सब ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनी स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है जिसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि यूनिटरी में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैपिटल के पास सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस, डिफेंस, करेंसी एंड मिलिट्री, डिफेंस, फाइनेंस, करेंसी और टैक्सेशन, बस ये कुछ 3-4 उसके पास हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज करके प्रोविंसेस को दे देती है। प्रोविंसेस, हर स्टेट आप उसको कह लें, प्रोविंस कह लें, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। और उसके बाद प्रोविंसेस डिसेंट्रलाइजेशन के फार्मूला पे अमल करते हुए अपनी जो पावर्स हैं वो जो रेस्ट, वो जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं वो अपने पास रखते हैं और बाकी जो है वो डिसेंट्रलाइज करके दोबारा से सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो अननेसेसरी उनके लिए सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट के, वो लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उस अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो उनको एक एसोसिएशन के तौर पे लेती है। सारों की एक अलायंस आप कह लें, एक एसोसिएशन कह लें, वो अपनी बाकी स्टेट्स के साथ बनाती है और वो उसको इस तरह गवर्न करती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह की डिवीजन नहीं होती, प्रोविंसेस को सेपरेट आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो वहाँ पे जो रिलेशन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो ये है कि जो पीएम होगा, जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा, वो पार्लियामेंट के अंदर से होगा, वो मोस्टली लोअर हाउस से होगा। ठीक है, पाकिस्तान में, यूके में, इंडिया में और इस तरह की स्टेट्स में, जो कनाडा में कर लें, जो पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा पार्लियामेंट से होता है और लोअर हाउस का वो मेंबर होता है और वो अपनी सेपरेशन नहीं होती लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के दरमियान। और जो कैबिनेट बनती है वो भी पार्लियामेंट के मेंबर से ही मिलके बनती है, बाहर से नहीं बन सकती। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। Both are independent, both are not responsible to each other, but both keep an eye or keep a check on each other. और जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होता है और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी अपनी मर्जी से, वो टेक्नोक्रेट्स की बनाए या अपने एसोसिएट्स की बनाए, वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली बनाता है और वो कैबिनेट जो है वो सिर्फ प्राइम प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। एनीवेज, मेन टॉपिक डेमोक्रेसी। अच्छा जी, इसको इसलिए लास्ट में छोड़ा था क्योंकि ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दफ़ा हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं, तो मैंने कहा कि इसको
इजी है तो लास्ट पे छोड़ूंगी, और दूसरा ये थोड़ा सा लेंथी भी था, बाकी जो थे वो टू द पॉइंट्स थे टॉपिक। सो डेमोक्रेसी, ये ग्रीक्स वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस मीन्स द रूल। सो जब हम इसको कंबाइन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन में, सो ये बन जाएगा रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ मैनी, और अल्टीमेटली रूल ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो हर जुबान पे होती है डेफिनेशन, वो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन होती है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे। और उनकी डेफिनेशन क्या थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि वो कॉमन लोगों से बनेगी, बाय द पीपल कॉमन लोगों उसको चूज करेंगे इलेक्शन के थ्रू, उससे बनेगी, फॉर द पीपल फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल वो बनेगी, और वो जो काम करेगी, उसका जो पावर वो एक्सरसाइज करेगी, वो लोगों की वेलफेयर, उनके गुड के लिए, उनकी भलाई के लिए होगा। ठीक है, ओके। सो जो मॉडर्न जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारे पास ये थ्री मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसमें एक, ये लोग इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं करते, बट यूएस की इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हमारे पास 1648 से चला आ रहा है, हम लोग वो देख रहे हैं, उससे पहले भी किसी न किसी शेप में था, मतलब वो तो ठीक चल रहा है। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट हुई, जिसमें मतलब एक शेप मिली डेमोक्रेसी को, एक नया स्ट्रेंथ कह लें, नई बूस्ट कह लें उसको मिला, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि जो शाही ख़ानदान था, जो लोग थे, उन्होंने उनके शाही ख़ानदान के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, और ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है बकौल मार्क्सिज्म के, मार्क्सिस्ट थेरी के, ये वो जो लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास थी, वो क्योंकि टैक्सेशन थे उनके ऊपर, और इस तरह के टैरिफ्स, टैक्सेशन और इन सब चीज़ों से वो इतनी तंग आई हुई थी कि बुर्जुआ क्लास जो थी, जो एलीट क्लास, जो बिजनेस क्लास थी, वो किंग से अपनी मर्जी के लॉज पास करवा लेते थे, अपनी मर्जी के रेगुलेशंस पास करवा लेते थे, टैक्सेशन जो है वो टैक्सेस इस तरह इम्पोज करवा लेते थे। सो उन्होंने ये किया कि फाइनली जब फ्रेंच फेड अप हुए, तो उन्होंने शाही खानदान और उनकी बुर्जा क्लास जो थी, वो सबको पकड़ पकड़ के उनकी गर्दनें काट दी। सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और उसमें कुछ जो स्लोगन्स थे, उसने डेमोक्रेसी को नया कह लें, नई जान डाल दी उसमें, कि उसमें एक स्लोगन ये था कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, और दूसरा है कि थ्री वर्ड्स का स्लोगन है इनका, बहुत पॉपुलर है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी, आज़ादी, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स एक, सॉरी, फ्रेटर्निटी मीन्स के आपको जो बाउंड है, जो आपका नेशनहुड का, ब्रदरहुड का आपके स्टेट में, वो ओके। सो ये हो गया। और हाँ, थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्यों ये इस तरह मॉडर्न हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो स्टेट्स थी, जो यूरोपियन स्टेट्स थी, वो रूरल थी, एग्रीगेरियन स्टेट्स थी, तो इतना ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिफरेंस नहीं फील हो रहा था। हाउएवर विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो स्टेट्स थी वो अर्बनाइज्ड उसमें सिस्टम में ट्रांसफ़र होती गई। न्यू जब अर्बन वे की जो लाइफ होती है, आपको पता होना चाहिए, आपको खुद भी आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमेशा पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होती है, और लोगों की एक्टिव और सिविक सिटीजनशिप जो होती है, वो अलर्ट होती है। उसमें लोगों को पता होता है, वो उसका वे ऑफ लाइफ ऐसा है, लोग मैसेज जो है वो थोड़ी सी अवेयर होते हैं, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल कल्चर जो है उनमें बिल्ड होता है, जिसकी वजह से लोगों को फील हुआ और ज़्यादा इस पे फोकस किया गया कि हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हम ही में से हो, जो हमारे ऊपर ऑपरेस ना करे और हमें हमारी भलाई के लिए काम करे। रूरल जो सोसाइटीज़ हैं, आपको पता है, उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंध की हालत देख लें, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। नेक्स्ट फिर वो ये कहते हैं कि फिर काइंड्स और टाइप्स थी, मैंने इनको एक ही उसमें कर दिया था, मैंने कहा उसको साइमल्टेनियसली देख लूँ। जो काइंड्स में आएगी ना, वो दो हैं।
डायरेक्ट और आल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी, ये सिर्फ आजकल स्विट्जरलैंड में एक्सरसाइज होती है। कैसे कि यहाँ पे ना सिर्फ अपना जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट, जो काउंसिल है उनकी, वो सिर्फ डायरेक्टली चूज होती है, बल्कि इसमें रेफरेंडम होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें कुछ जो इलेक्शन होते हैं, जो काउंसिल्स जो इलेक्ट होती हैं, लोकल इलेक्शंस और जो प्रोविंशियल उनकी कंटाउन्स के इलेक्शंस होते हैं, वो भी थ्रू डायरेक्ट वोटिंग के होते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वीकेंड्स पे, और जो भी उनके मामला होते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन करनी होती है, वो थ्रू वेव ऑफ हैंड्स, आइज और नोज नेज के जरिए बता देते हैं कि हमें ये डिसीजन मंजूर है इस काउंटी के अंदर, काउंसिल के अंदर, कैंटोन के अंदर या नहीं। ये प्योरेस्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म थी जो ग्रीक्स के, एथेनियन के स्टेट के अंदर, एथेंस जो है उनके अंदर एक्सरसाइज होती थी। बट सिटी स्टेट्स के अंदर, एथेंस जो ग्रीक की सिटी स्टेट्स थी उनके अंदर एक्सरसाइज होती थी। बट क्योंकि अब हमारे पास टेरिटरी बहुत वास्ट है, पॉपुलेशन बहुत ओवर हो चुकी है, सो अब हमारे पास ये और कहीं पे एक्सरसाइज नहीं होती। स्विट्जरलैंड का भी इसलिए है क्योंकि वो इस तरह की डेमोक्रेसी को 14th-15th सेंचुरी से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सो उनकी जो एवरेज जो मैसेज की आप उनकी अवेयरनेस देख लें, एजुकेशन देख लें, ये सब चीज़ें देख लें, वो हमारे आम जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने ये अपने आप को सेटल कर लिया। एनीवेज, इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये वो डेमोक्रेसी है जो आजकल मेजॉरिटी आपके एलियन स्टेट्स में जो है ना वो एक्सरसाइज होती है। कैसे? थ्रू इलेक्शंस, आइदर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो अभी इसमें मैटर नहीं करता, बट ये है कि थ्रू इलेक्शंस और वन मैन वन वोट के वो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसके तहत इलेक्शंस होते हैं और लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कांग्रेसमैन को, पार्लियामेंटेरियंस को चूज करते हैं। और फिर कुछ कंट्रीज में, जैसे कि पाकिस्तान में, तो दोबारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सॉरी, पाकिस्तान और यूके और इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर और प्राइम मिनिस्टर में तकलीफ होते हैं, लेकिन यूएस से, फ्रांस, रशिया, टर्की और इस तरह की, और चाइना, इस तरह की स्टेट्स में डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए। और चाइना का डायरेक्ट होता है, अब उसका मैं श्योर नहीं हूँ अभी, वो बाद में बता दूंगी। लेकिन बाकी स्टेट्स में डायरेक्ट सेपरेट इलेक्शन होता है और लोग चूज करते हैं। यूएस का थोड़ा सा इलेक्टोरल कॉलेज का भी इशू है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि लोग चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और ये लिमिटेड होता है टर्म्स की वाइज में, कि 2 दफ़ा वो री इलेक्ट हो सकता है, 1 दफ़ा री इलेक्ट हो सकता है, और उसकी जो मुद्दत है, पूरी म्यार है उस टर्म की, वो 4 years है, 5 years है, 3 years है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एनीवेज, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में मजरूल हक ने 3 डेमोक्रेसीज को किया है, उसको कैटेगराइज किया है। फुल डेमोक्रेसी में ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो यूके, यूएसए और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को रख रहा है, जो कि अपनी फुलेस्ट प्योरेस्ट शेप में। उसके बाद स्वीडन वगैरह और ये स्टेट्स। सेमी डेमोक्रेसीज में वो ये कहता है कि वो स्टेट्स हैं जो कि मिक्सचर हैं डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का और ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। यानी कि उनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो वे ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें प्योरली वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और लिबर्टी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बट वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक और इस तरह टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस में। बट ये है कि वहाँ पे इलेक्शन और जो बाकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, वो फुलफिल होते हैं, सो हम उनको सेमी डेमोक्रेसीज कहते हैं। सेमी डेमोक्रेसी में आप इंडिया को ले सकते हैं, आप और कुछ हम लोग भी, या हम लोगों को भी आप कह सकते हैं, हम लोग भी इसमें। फिर उसके बाद थाईलैंड वगैरह की स्टेट्स। उसके बाद है सूडो डेमोक्रेसी। सूडो डेमोक्रेसी में वो स्टेट्स आती हैं जो कि सिर्फ अपनी थियोरेटिकल वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज वो डेमोक्रेटिक हैं, और असल में वो प्योरली प्योरली डिक्टेटरशिप्स है। उनकी जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है, वो सारे का सारा रिफ्लेक्ट करता है इसको। इसमें यहाँ पे मजरुल हक ने अयूब खान की डिक्टेटरशिप को कहा है।
वो इसलिए कि अयूब खान ने जो हमें डेमोक्रेसी का लेबल दिया था, जो नया एक आइडिया दिया था बेसिक डेमोक्रेसीज का, आपको अगर याद हो तो ये जो प्रिंसिपल था, वो जो पूरा मेथड था कि पहले 60,000 लोग इलेक्ट होंगे और फिर वहां से वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट चूज करेंगे। वो कहते हैं कि ये सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी था, इसके अंदर कहीं पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। सो सूडो लिबरल, सूडो डेमोक्रेसी आप उस वर्ड के लिए यूज करते हैं जो कि आर ले लेता है, शेडो ले लेता है किसी और चीज की, और वो असल में वो उस शेप में नहीं होता। ठीक है, एनीवेज कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ओके, कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बेसिकली ये इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं था, आई एम सॉरी, ये अनसक्सेसफुल था कि जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में डेमोक्रेसी जो है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाती वहाँ पे। क्या रीजंस हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इट टर्न्स टू बी अ फेलियर, अ डिजास्टर, और whatever you can call it. So जो मिल है इसने अपनी बुक लिखी थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसमें वो ये कहता है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, नो, जो मिल है वो कहते हैं कि ये कुछ उसने हिंट्स दिए थे, उसने कुछ अपने बुक में पॉइंट्स मेंशन किए कि ये रीजंस है जिसकी वजह से इन स्टेट्स में जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबल नहीं है, लोगों की मेजॉरिटी का रूल नहीं है, वो इन रीजंस की वजह से नहीं है। उसमें वो ये कहते हैं कि पहले वो कहते हैं कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो मैन एंड वुमेन हैं, वो इसलिए डेमोक्रेसी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकी क्योंकि वो अनरूली है। अनरूली मीन्स कि वो उनमें रिबेलियस टेंडेंसी है, वो कंट्रोल नहीं होते। जैसा कि ये हमारे यहाँ लेबल दिया जाता है बलोच कौम को कि उसको आप इजीली क्या उसे कहते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप उसको सुधार नहीं सकते, कहते हैं ना जिसको अपने बस में कर लेना, उसका इस तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अगर वो नेशन की टेंडेंसी ऐसी है जैसे कि कुर्द की है, उनको आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका, सो आप उनको नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो खुद ही रूल कर। ओके, सो दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि नेशन जो है वो बहुत पैसिव है। पैसिव मीन्स कि इसमें दो उसमें सेंस में आ जाएगा, आइदर तो वो उसमें होपलेसनेस बहुत है, या वो एक्टिव नहीं है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, डेमोक्रेसी में, इस तरह की चीज़ों में से कोई इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड फिर वो ये कहता है कि यहाँ पे सेक्टोरियल और पैरार्कियल जो है, पैरार्कियल जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो कुछ मखसूस ग्रोह का जो इंटरेस्ट है वो ओवरकम कर लेता है नेशनल इंटरेस्ट को। आपको बताते चलूँ कि नेशनल इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जिसपे पूरी स्टेट जो है वो आइडियोलॉजी को अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने डिफेंस को मेंटेन करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट, उसको अपनी कॉमन बेसिक प्रिंसिपल्स और अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट आप कह लें, और जितने भी बेनिफिट है उनको हासिल करने के लिए ये एक कॉमन टर्म यूज की जाती है इन सब गोल्स को, एम्स को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहा है। राइट नाउ पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सी पैक है। सी नेशनल इंटरेस्ट वो चीज़ होगी जिसपे पूरी नेशन जो है और इंस्टीट्यूशंस जो हैं सिविलियन एंड मिलिट्री प्लस सिविल उसकी जो कॉमन सिटीजन है वो उसको उस जो नेशनल इंटरेस्ट का वो जो गोल है उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद पर गुजरने को तैयार हो, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऑल्दो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन हैं लोगों को, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी का ये कंसेंसस है कि सी पैक हमारे लिए अच्छा है, इसको हमने कंटिन्यू करना है। सो राइट नाउ पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सी पैक है। सो कुछ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आपने देखा है कि अभी इशू चल रहा है शाहिद खान अब्बासी का कि उन्हें कतर एलएनजी जो डील है उसके ऊपर वो जो उनको अरेस्ट किया गया है कि वो कुछ एलिगेशंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है ये, और इस तरह की उनकी बिजनेस डील्स थी मुस्लिम लीग में, उनका जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है कतर के साथ। सो आप उसको इस सेंस में ले सकते हैं कि ये जो एक सेक्शन था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका जो इंटरेस्ट था वो ओवरकम कर गया, और फिर क्या हुआ कि बनिस्बत इसके कि वो ऐसी डील उसके साथ करते हैं मे बी जिसकी हिडन टर्म्स हमें भी पता नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, उन्होंने ओवर प्राइस कर दिया बीटीयू पर बीटीयू को, और वो देने के लिए तैयार हो गए, और टर्मिनल के लिए भी 15 साल का एग्रीमेंट कर लिया।
जो कि टोटली अनवाइज है, उसको कह लें कि वो समझ आने से बाहर है। एनीवेज, जो नेक्स्ट है वो ये कहते हैं कि ये जो सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं पर्सनल ग्रुप्स के, पार्टीज के, ये ज़्यादा इसको सूट करेगा मुस्लिम लीग नून वाली को। ऊपर वाला जो है वो एक सेक्शन के लिए होगा, वो सेक्शन आप किसी प्रोविंस का भी कह लें कि लोग कहते हैं कि पंजाब जो है वो हमेशा ओवरकम कर लेता है, आप उसको कह लें कि वो हमेशा हर्ट करता है। जैसे कि इशू था सीपैक में कि वेस्टर्न रूट और ईस्टर्न रूट, तो उसमें लोगों को ये बहुत वो रहा है, शिकवा रहा है कि ईस्टर्न रूट जो था वो उस पर पंजाब ज़्यादा था, तो उसको सीपैक को उससे गुजार दिया, और वेस्टर्न रूट का क्योंकि उसमें केपीके, सिंध और बलूचिस्तान तीनों प्रोविंसेस कवर हो रहे थे, तो इसलिए उसको उधर जाने नहीं दिया। बट इसके अपोजिट में लोग ये जो एनालिस्ट हैं और वो जो इस पे एकेडमिया है वो ये कहती है कि वेस्टर्न रूट जो था वो सेफ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो अभी इतना सुकून हुआ है ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद की वजह से। इससे पहले वहाँ पे कांस्टेंट क्योस था, डेली के धमाके हो रहे थे, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं था, रोड भी नहीं बनी हुई थी वहाँ पे। सो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को इस तरह हाथों से नहीं जाने देगा कि हमारे आपस के सेक्टेरियन इंटरेस्ट और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। सो उन्होंने सीधे सीधे इसको चूज़ किया। बट हमें उस टाइम गवर्नमेंट ने एक ये कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली लॉलीपॉप दिया लोगों को जो बाकी प्रोविंसेस थे, कि चाइना ने कमिट किया है कि बाद में वो ये वेस्टर्न रूट को भी बिल्ड करेगा। हाउएवर 2-3 साल के बाद हमें ये पता चला कि चाइना ने कहा है कि मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि मैं वो रूट भी दोबारा बिल्ड करूंगा, और फिर वो कुछ आपस में क्लैशेस होते रहे। आई डोंट नो वो कहाँ पे मसला पहुंचे। उसके बाद आ जाती है इग्नोरेंस ऑफ रूलिंग क्लास और रूलिंग बॉडी और गवर्नमेंट। इसके अंदर वो ये कहता है कि जो कंट्रोलिंग पार्टी है वो इतनी इग्नोरेंट और इतनी अनकैपेबल है कि वो गवर्न करने के और रन करने के कंट्री काबिल ही नहीं है। सो ये अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के फेलियर का सबब बनता है। लास्टली वो ये कहता है कि अब यहाँ पे कुछ लोगों को मे भी बुरा लग जाए, द डिजायर टू गवर्न रूल इज स्ट्रॉन्गर देन द डिजायर फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। अब ये जो डिजायर है ना, ये हमें पीटीआई के इमरान खान साहब की उसमें मिलती है कि उनकी ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि मुझे किसी तरह ये रूल मिल जाए, कि अल्टीमेटली अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि अब वो रिप्रेशंस पे आ गए हैं। उन्होंने सप्रेशन करना शुरू कर दिया है मीडिया को। आज भी वो हामिद मीर साहब ने ट्वीट में अपनी वीडियो डाली हुई थी पूरी, वो आज तक कोई 50-100 दफ़ा इमरान खान ने बोला है कि मीडिया की तारीफ की है कि मीडिया के बगैर तो डेमोक्रेसी पॉपुलर हो ही नहीं सकती थी, मीडिया के बगैर तो लोगों में इतनी अवेयरनेस आ नहीं सकती थी, मीडिया के बगैर ये नहीं हो सकता था, मीडिया का इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा तारीफों के पुल बांधने के बाद द डे ही जॉइंड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस दिन से ही एक क्योस हुआ है। मीडिया को पेमेंट नहीं की जा रही, उनकी जो एडवर्टीजमेंट्स की स्टेशंस बंद हो रहे हैं, डॉन अपनी पब्लिकेशंस बंद कर रहा है, चैनल्स बंद हो रहे हैं, कैपिटल न्यूज़ ब्लॉक हो गया। अच्छा, इस तरह प्रोग्राम्स जो हैं वो अचानक से ही ब्लैकआउट हो रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करती हैं। और जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि लॉक, जॉन लॉक और रूसो ने कहा था कि स्टेट बनी ही इस पर्पस के लिए है कि वो ह्यूमन वेलफेयर के काम आए। स्टेट को इसलिए नहीं बनाया कि वो ह्यूमन को ही उल्टा कंट्रोल कर दे, उसको उसकी फ्रीडम को, उसकी लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं। अब ये तो थ्री बेसिक्स है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स भी हैं, उनको ही वो नैरो कर दे, उसको ही पाबंद सलासिल लोगों को करना शुरू कर दे। रूसो ने जैसे कि बोला था कि आपने ह्यूमंस को ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि उन्हें फील ही ना हो कि वो किसी तरह की ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें कस्टम्स लॉज ने पाबंद कर दिया है, बल्कि उन्हें स्टेट ऑफ नेचर वाली फीलिंग देनी है जो कि मिनिमम लॉज है। एनीवेज, व्हाट, ओके, सो हियर इज अ थिंग। इसके आगे, सॉरी, इसके आगे मुझे करना था, स्लाइड्स बनानी थी, बट अभी वो मैं बना नहीं सकी। मैं कंप्लीट करी थी बाकी स्लाइड्स, उसको इस लेक्चर के बाद। अभी कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं,
वो करने के बाद, कवर करने के बाद टाइप करके मैं और ग्रुप में इस पूरे ये जो फाइल है जिसके अंदर ये फॉर्म्स ऑफ कमेंट सारा टॉपिक है वो अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज बेयर विद मी। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडरशिप। मतलब इसमें ये लोग ये कह रहे हैं, मजरूल हक ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो लगती तो बहुत आसान है, बट इसकी ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल की जो डेमोक्रेसीज हैं, जो आजकल की गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, ये इतने सिंपल नहीं रहे। बहुत कम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं सोसाइटीज के अंदर। और दूसरी रीजन वो ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इट्स एक मिनट, इट्स डेमोक्रेसी इज inherently a government by and for common man and woman। सो कॉमन मैन एंड वुमेन के लिए इस सिस्टम को इजी बनाने के लिए, उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए डेमोक्रेसी की ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डॉक्टर लिंडेसे, मैं कर देती हूँ उसको, मैं स्पेलिंग इसके टाइप कर दूंगी। वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसमें प्रॉब्लम क्यों आता है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम इसलिए आता है, पहले उनकी कोट है वो मैं बता देती हूँ। डॉक्टर Professor, sorry, Lindsay says that democracy is participation. It means doing things in common with others and taking your share of the responsibilities involved. फिर वो आगे कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है डेमोक्रेसी में। द डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम ही कंक्लूड्स इज द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बाय द कॉमन मैन। वो कहते हैं कि मसला ही तब सारे शुरू होता है जब ये इतनी पॉलिटिकल पावर ये जो है, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की पावर जो है वो आम आदमियों के हाथ में आ जाती है। सो वो कहते हैं कि जो आम आदमी है ना तो वो इस काबिल है, कॉमन सिटीजन आर नाइदर एडुकेटली एजुकेटेड, यानी कि वो उसकी इतनी एजुकेशन ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है, नॉर सफिशिएंटली इंटरेस्टेड इन पब्लिक अफेयर्स एंड प्रॉब्लम्स। ना ही आम आदमी इतना इंटरेस्टेड होता है कि वो देखे कि पॉलिटिकल मामलात में चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। अभी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बट अभी भी आप कुछ रूरल एरियाज में जाएं तो लोग कहेंगे यार हमें क्या, जो मर्जी करने, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आए, हमने अपना खाना है, अपना लगाना है, अपना पहना है। इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो लोग पिछले कुछ दिनों जब बार बार डॉलर की प्राइस की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से, जब ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, तो फेसबुक पे मैं कुछ लोगों को देख रही थी, वो कह रहे थे वो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनका डॉलर से कोई लेना देना ही नहीं है। सो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिर्फ जो यूज करता है ना पाकिस्तान में, उसका डायरेक्टली लिंक है डॉलर के साथ। क्यों? क्योंकि आप डॉलर जो है वो पे करते हो फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, और ऑयल जो है आपको पता है कि वो इंडस्ट्री भी रन करता है और वो ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है। अ, आपके पास क्योंकि और आपकी, मैं भी एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं आ रहे, 60% और 50%। लास्ट टाइम कह रहे थे कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसमें 60% जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट मोर देन 50% जो है वो आप इंपोर्ट्स में। क्यों इतनी ज़्यादा आपकी जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन रिजर्व्स है वो गिरता है? क्योंकि आप ऑयल जो है वो 50-60% इज ऑफ योर इम्पोर्ट्स। सो जब वो पे करते हो आपको डॉलर देना पड़ता है, और जब डॉलर नहीं होते हैं आपके फॉरेक्स में, आपके रिजर्व्स में, जब वो डेप्लीट होना शुरू होते हैं, तो आप फिर कहीं कहीं नहीं रहते, और फिर प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूती हैं, इन्फ्लेशन आती है और आप बीच में फंसे रहते हैं। क्या जी, अब ऑयल के साथ फिर ज़ाहिर है 10-20 चीज़ें और भी हैं, फिर वो भी महंगी होती हैं, किराए बढ़ जाते हैं और बाकी मामला। खैर अभी हमें उसमें नहीं पढ़ते, वो इकॉनमी वाली किसी क्लास में करेंगे। सो हाँ, ये है कि प्रोफेसर लिंसे जो है LINDSA, लेकिन ये इसको लिंसे पढ़ेंगे, मोस्टली ये डी को साइलेंट होता है। सो वो कहते हैं कि आम आदमी की जो पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करने की वजह से डेमोक्रेसी जो है वो फेल होती है और इश्यूज जो है वो बढ़ते हैं। आम आदमी जो है वो ना तो उसकी इतनी एजुकेशन है, ना वो इतना इंटरेस्टेड होता है, और ये बात ठीक भी है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थी यहाँ पे नीचे कि कॉमन गोल्स जो है, डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली आपको पता है वो रन ही इस बात पे होती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन पीपल फॉर द कॉमन गोल्स, फॉर द सेक ऑफ देयर कॉमन गुड। वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये ग्रो करती है नेशनहुड की बेस पे। ये आपको, अब मैं ना भी बताऊं तो पता होता है कि आप जो
डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल वहीं पे होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म हो। आपने देखा है 2016 में टर्की के अंदर क्या हुआ है, जब उनका नेशनलिज्म इस पीक पे पहुंच गया था, तो उन्होंने कहा है कि अब चाहे डेमो अभी इतनी ज़्यादा पोजीशन है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की, सॉरी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तो उनका फाउंडर था, तैयब उर्दवान की, इसके बावजूद पीपल आर ऑफ द व्यू कि हमारे पास ही इज बेटर इन द शेप ऑफ लेसर इवल, हमें मिलिट्री फिर भी नहीं चाहिए, हम इसी से ही राजी हैं, ठीक है। सो नेशनहुड स्ट्रांग होगा तो ही डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे गिडिंग्स है, उसकी एक कोट है कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेशन इन द कॉमन गोल्स एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ। जो डेमोक्रेसी है वो कॉमन गोल्स और आइडियल्स की पार्टनरशिप है ह्यूमन लाइफ में, विच रिक्वायर्स फेलोशिप और कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड के मतलब ये सब चीज़ें मिला के ही आप डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि जो नेशनहुड है ये कम्युनिटी की फीलिंग क्रिएट करती है, और फिर आपको पता है कम्युनिटी से सोसाइटी, सोसाइटी से स्टेट बनती है। जो मिल है ऑथर है एक, वो ये कहता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं दे शुड बी नेशनल स्टेट, ठीक है। कॉमन गोल्स में ये हो गया। अच्छा ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे थी, फेथ इन कॉमन गुड, इसके अंदर दो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फेथ इन कॉमन फेथ इन कॉमन मैन है, सॉरी, फेथ इन कॉमन मैन मीन्स कि आप आम आदमी को ये इंपॉर्टेंस दें, उसको ये अहमियत दें कि वो नेशनल लेवल पे उसकी कंट्रीब्यूट कर सके। वे कहते हैं कि द बेसिक आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द फेथ इन कॉमन मैन एंड इन हिज रीजन, इंटेलिजेंस एंड जजमेंट। ऑल्दो हमें इन तीनों में से किसी पे भी भरोसा नहीं है, बट आइडियल्स जो है, जो थेरी है, वो ये कहती है कि आप आम आदमी की उसकी लॉजिक, उसकी रैशनैलिटी, उसकी जहनीत और उसके फैसलों पर एतमाद करें। वो कहते हैं क्योंकि हमारा हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बिलीव पढ़ा था जॉन लॉक का कि हर इंसान जो है वो एवरी मैन इज क्रिएटेड इक्वल और एंड नीड्स क्रिएटेड इक्वल एंड हैव इक्वल सेम नीड्स एंड राइट्स, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इस ये सोसाइटी ऑफ फ्री, इक्वल, एक्टिव, इंटेलिजेंट सिटीजन्स की है, ठीक है। वो आदमी जो चूज करते हैं, ईच मैन चूजिंग द ओन वे ऑफ लाइफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी से वो अपनी जिंदगी मंतखब करता है, एंड विलिंग अदर्स शुड चूज देयर्स, कि वो दूसरे भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चेंज चूज करें। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए है कि इलेक्शंस वगैरह के थ्रू आप किस तरह की वोटिंग में आप किसको प्रेफर करते हैं। जो अकेले लॉर्ड लिंडसे जो है वो ये कह रहे हैं कि खैर इसकी कोड बहुत लंबी है, इसको छोड़िए, यूजलेस। नीचे फिर आ जाते हैं, नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लास्ट टाइम डिक्टेटरशिप में भी मैंने ये फ्लॉज में, डिफेक्ट्स में, ये डिमेरिट्स में मेंशन किया था कि जो डिक्टेटर है, जो पावर ऑब्जॉर्व करता है, पावर कंसंट्रेट करता है, वो स्टेट को यूज करता है एज एंड, और इंडिविजुअल्स को, सिटीजन को यूज करता है एज मीन्स। तो ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो टोटली इसके अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी जो है वो बनती ही इसलिए है कि वो इंडिविजुअल इज द एंड एंड स्टेट इज द मीन्स। इसमें फिर रूसो की वो आ जाएगी, वो क्या उसे कहते हैं, थेरी अगेंस्ट, जिसमें वो ये कहता है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दो, उसको लिबर्टीज़ हो। फिर जॉन लॉक की इसमें आ जाएगी कि इंडिविजुअल जो है वो पहले एक एग्रीमेंट करता है अपनी रूलर के साथ, फिर वो दूसरा एग्रीमेंट अपनी गवर्नमेंट के साथ करता है, ताकि वो लेजिस्लेचर बना सके जिसमें वो अपनी विल शो कर सके, ठीक है। Government exists for human beings and not human beings are for the government, ठीक है। यानी कि जो हुकूमतें बनाई जाती हैं वो लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लोग हुकूमतों के लिए नहीं बनते, लोग हुकूमतों के लिए पैदा नहीं होते ना, लोग हुकूमतों के लिए इकट्ठे होते हैं, लोग होते हैं उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। The state is there only to give individual fullest opportunities of living in good happy life। अब ये रूसो का वो कॉन्सेप्ट है कि, और लॉ का भी, कि जो स्टेट है उसका पर्पस ही ये है कि वो मैक्सिमम हैप्पीनेस और गुड जो है वो ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करे, ठीक है। और हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि स्टेट इज नॉट द जज, इंडिविजुअल इज, कि स्टेट ये जज नहीं करेगी कि उसको कितनी लिबर्टीज दे दी है, कितनी ले लेनी चाहिए। इंडिविजुअल ये जज करता है कि उसको कितनी लिबर्टीज मिली हैं, उसको कितने राइट्स और चाहिए, और क्या वो इज ही स्पेंडिंग और लिविंग अ गुड लाइफ, ठीक है।
अच्छा, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी बता देती हूँ इसमें कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, in which every adult citizen is equally free to express his views, जो हर आदमी को अपने उस शहरी को इक्वली फ्री है, वो उसको बराबर आज़ादी के हकूक़ हासिल हैं कि वो अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस करे, अपनी डिज़ायर्स व्यूज़ और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करे हर तरह के मामलात में, और whatever way he wishes, and to influence the majority of his fellow citizens to decide according to those views and influence those desires, कि वो उसके पास ये राइट्स होना चाहिए कि वो खुद भी एक्सप्रेस करे और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि उनको इस तरह डिसीजंस लेने चाहिए। हाँ, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्शंस की तरफ। अटैक्स ऑन कह लें, डीमेरिट्स कह लें, जिस तरह भी आप कह लें उसको, डेमोक्रेसी के ऊपर कि डेमोक्रेसी को क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना टाइम है? Great. First of all, they say that democracy is impracticable. इम्प्रैक्टिकेबल इन सेंस वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये ऐसी आइडियल स्टेट आपको कहीं भी मिलती नहीं है, ऐसी परफेक्ट जिसमें सिटीजन्स हों और हर चीज़ हो, it's not real, okay? It's utopian. They say that although we believe in the ideal of wisdom, intelligence, and rationality of the common man, yet actually he is not so. कि हम ये तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना क्या उसे कहते हैं, रैशनैलिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? रीजन नहीं, रीजन तो इंग्लिश में होता है ना, आई एम सॉरी मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा अभी, कि उसके अंदर इतनी एक मिनट मैं डिक्शनरी से देख लेती हूँ। यस, वो इतना दलील और बहस वाला हो, मतलब उसके अंदर इतनी अक्ल और फहम हो कि वो सब मसलहत के साथ ये सारी चीज़ें देख सके। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग से, आम इंसान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और ये सब चीज़ें नहीं होती। ऑसवेल्ड स्पैंगलर है, इसकी मैं स्पेलिंग भी बाद में लिख लूँगी, वो ये कहता है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल इज़ अ शेयर इम्पॉसिबिलिटी। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से इस तरह बन जाए, बिकॉज एवरेज मैन possesses little reason and still lesser अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स। हाँ, ये वो उस टाइम बात कर सकता था जब उसके पास फेसबुक और ट्विटर नहीं थे। अब ये बात इम्प्लाई नहीं होती। अब हर बंदा जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूरोप में इस दफ़ा जो यूके में, सॉरी यूएस में जो मिड टर्म्स का इलेक्शन जो है, जिसने पूरी की पूरी चेंज कर दी है सेटिंग यूएस कांग्रेस के अंदर, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो लोअर हाउस के अंदर मेजॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि वो इस दफ़ा 17 टू 25 ईयर्स की जो यूएस पॉपुलेशन थी, जो मिलेनियल्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दिए, और उसकी वजह से, पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से उसका रिजल्ट चेंज हो गया। एक मिनट, अभी 20 मिनट के बाद मिलते आखिरी मारा भी पूरा दिन फोन में छोड़ी ना गया वजह बाड़ी रखनी है कम पहनना नहीं शादी नहीं कैसे में उम्र ने 11 पर 3 किलो एनीवेज। सो पॉलिटिकल अवेयरनेस का जिक्र हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सी नए नए चेहरे भी और बिल्कुल यंग जो है वो पॉलिटिशियंस भी यूएस की कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें इल्हान उमर और अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज और एक और पैलेस्टीनियन है, आबिदा की पता नहीं कौन सी। ये सब वो चेहरे हैं जो कि ना तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, और मतलब ये इमिग्रेंट्स भी हैं और इस तरह, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सीट जीत ली है। सो वो इसलिए हुआ है क्योंकि मिलेनियल्स ने उनको वोट दिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट उनको मिले हैं। सो या किसी हद तक जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, अफ्रीकन के कुछ स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे ये रूल अभी भी इम्प्लाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉमन मैन का जो कंसर्न है वो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कि उसके उनके पास बेचारों के पास खाना तो खाना, पीने का पानी, और वॉर्स में वो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में। सो उनकी गवर्नमेंट क्या करती है
कि हर तरह की ह्यूमन राइट्स की और हर तरह की वायलेशन वो करती है। और सारे जो उनकी, क्योंकि पूरा जो अफ्रीका है वो मिनरल रिसोर्सेज में और बाकी रिसोर्सेज में इतना रिच है कि वो एक्सट्रैक्ट करके स्मगलिंग के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू वो उसकी पैसे बाहर भिजवा देती है। अभी रॉबर्ट मुगाबे जो है उस जिम्बाब्वे का, उसमें 30 साल के बाद उन्होंने निकाला है। और जब उन्होंने रेड्स किए हैं तो घरों के अंदर पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अभी ऊपर लिबियन का नहीं, सूडान सूडान का जो बशीर था, हाँ बशीर ही था, उसके घर पे भी बहुत लाखों के हिसाब से डॉलर्स और बाकी करेंसी मिली है। सो अफ्रीका के अंदर ये चीज़ें, क्योंकि सूडान की इम्पोर्टेंस जो है वो ऑयल के लिए है। सो ये सब उनके रूलर्स जो है वो उनके साथ करते रहते हैं। फिर लास्की ये कहता है कि लास्की भी कॉमन मैन की कंसेप्ट के हक में नहीं है। वो ये कहता है कि चाहे that the unfitness of the masses for self-government or democracy is that quote save for great occasions like war and revolution, कि ये डेमोक्रेसी की इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आम दिनों के लिए ये नहीं चाहिए होती, ये आपको फिट नहीं करती। एनीवेज नेक्स्ट जो है वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बोथ इम्पॉसिबल एंड अननेचुरल। इसके अंदर फिर बर्ग की वो है कोट है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इक्वालिटी इज अ मॉन्स्ट्रियस फिक्शन। मॉन्स्टर तो है लेकिन मॉन्स्टरियस फिक्शन भी है, कि मतलब ये इतना कोई डरावना, भयानक और डरावना ख्वाब है कि मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, और ये हुआ तो वो एक डिजास्टर हो जाएगा। उसके अंदर फिर वो कहते हैं कि जो हिटलर है इवन कि इसने भी अपनी जो है वो एक डेफिनेशन दी है जिसमें वो कहता है कि पावर शुड बिलोंग टू द एक्सेप्शनली गिफ्टेड माइनॉरिटी। आगे वो कोड बहुत लंबी है, बस इसका शॉर्ट में ये है कि क्योंकि हिटलर भी रेस पे बिलोंग करता था और आर्या रेस और वो सब चीज़ें, तो उसने भी कहा है कि कॉमन मैन जो है उसके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कौन रूल करेगा और कितनी टर्म्स के लिए ऑफिस में आएगा। फिर सेकंड क्रिटिसिज्म जो ये है कि इट इज़ रूल ऑफ द इग्नोरेंस। इसमें वो ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि ये जो इग्नोरेंस और इनकेपेबिलिटी का ये जो पॉइंट था, ये सबसे पहले प्लेटो ने अपनी बुक में इस तरह नोट किया था, और उसमें उसने कहा था कि हाँ उसका उसने ये पॉइंट रेज किया था। उसके बाद है इंग्लिश राइटर्स हैं जो दो, वो ये कहते हैं कि लकी एंड मेन, वो ये कहते हैं कि democracy is the government of the poor, the most ignorant and the most incapable, who are necessarily the most numerous. Yes, the most numerous, ये लकी ने इसकी डेफिनेशन दी है कि गरीब तरीन लोगों की गवर्नमेंट बनती है, जो कॉमन लोगों की गवर्नमेंट बनती है, और वो मोस्ट इग्नोरेंट है यानी कि उनके पास कोई इल्म नहीं है, और मोस्ट इनकेपेबल कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, who are necessarily the most numerous के जो नंबर्स में भी ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद मेन में आगे डेफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द इग्नोरेंट एंड दोज लैकिंग इंटेलेक्ट, के ना तो उन्हें उनके पास इल्म है, उनके कुछ तजर्बा है, दूसरा उनके पास सलाहियत ही नहीं है। फिर आगे एक कार्ल लाइल हैं, वो उनकी भी डेफिनेशन है, बड़ी मजे की है वो, कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी देयर आर 9 fools फॉर एवरी वाइज मैन एंड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। सो क्या कहें कि डेमोक्रेसी कोट एंड कोट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द कैटल बाय द कैटल एंड फॉर द कैटल। ये कार्लाइल की डेफिनेशन है फॉर डेमोक्रेसी। सो इसमें आपको ऑब्जेक्शन के थ्रू ये पता चल जाना चाहिए कि वो कॉमन मैन की हैंड ओवर करने के रूल के सख्त अगेंस्ट है, क्योंकि कॉमन मैन जो है वो उनके बकौल इनकेपेबल है। फिर आगे जो थर्ड प्रिंसिपल है जिस ऑब्जेक्शन जो है वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फॉल्स प्रिंसिपल्स। फॉल्स प्रिंसिपल्स के अंदर वो 3-4 चीज़ों को डिफरेंट सेपरेटली क्रिटिसाइज करते हैं। एक वो ये कहते हैं कि वन मैन वन वोट। अब ये वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो वन मैन वन सॉरी वन मैन वन वोट का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इकबाल ने भी, हम लोग जब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे उसमें भी बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। इसमें यहाँ पे भी वो बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आदमी जो है उसका एक वोट आप बराबरी के तौर पे कैसे रख सकते हैं, जबकि ना तो वो रैशनैलिटी वाइज, ना ही वो रीजन वाइज, और ना ही बाकी इंटेलेक्ट वाइज वो हर आदमी जो है वो बराबर है। सो
आप एक आदमी को द रिजल्ट is that the vote of a wise and intelligent man has no more value than that of an ignorant and unintelligent man. So एक यहाँ पे ये जो 4 लाइंस आपके सामने आ रही हैं ये इकबाल की उसमें से है, नज़म में से है। उसमें वो ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म उनका ये है कि इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ऊपर वाली 2 लाइनें आप बेशक काट दें, लेकिन ये जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं ना, इसको मस्ट कोट करें। ये चौधरी की बुक में भी है और इसका ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन ये है कि इकबाल ये कह रहे हैं कि सर तो तुम लोग गिन लेते हो 1 मैन 1 वोट के तौर पे, बट तुम लोग ये नहीं कर पाते हो। जो मेन चीज़ है कि डिफरेंस ये है कि हर बंदे का वो जो बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तोलना मतलब कि दिमाग वाइज वो कितना वाइज है, कितना इंटेलिजेंट है, उसके डिसीजन की क्या वर्थ है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर एक इकबाल के मुताबिक, उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी के मुताबिक अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको 1 से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, मे बी 7 और 8, और इस तरह इनकी ये, ताकि वो बैलेंस हो सके उस इग्नोरेंट के वोट के साथ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये 1 मैन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिस्गस्टिंग है, इसको नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड क्रिटिसिज्म इज कि every second principle is that every person is fit to perform the functions of government. Okay, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने CSP और ये स्ट्रीम की तरफ आ जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, अगर कोई मुझे सोशल साइंसेज के बाहर वाला बंदा, कोई नेचुरल साइंसेज वाला बंदा, मैनेजमेंट साइंसेज वाला बंदा अगर कोई मुझे इस टाइम सुन रहा है तो हम लोग टोटली इस पे एग्रीड अपॉन हो चुके हैं कि जो सोशल ये जो रूल है और ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है और ये गवर्न और ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत को चलाने का निज़ाम है, ये सिर्फ सोशल साइंसेस के बंदे कर सकते हैं। उनकी थॉट, उनकी ग्रूमिंग ऐसी होती है, उनकी अप्रोच ऐसी होती है कि आप नेचुरल साइंसेस वाले आर टोटली डिजास्टर। और इसकी आप देख लें हालत इसके डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के थ्रू कि अब किस हाल पे पहुंचे हुए हैं, सारे डूम्ड हैं टोटली। सो हर बंदा जो है वो इसको फिट नहीं है। हर बंदा ये ना सोचे कि मैं MBBS करके, और क्योंकि मैंने CSS पास कर लिया तो आई वुड बी अ टेरिफिक CSS CSP। नो यू वॉन्ट बी, क्योंकि आपकी बहुत सी अप्रोचेज हैं वो सिस्टमैटिक और इस सेंस में आ जाती हैं, जबकि लोगों को समझने के लिए आपको लोगों की सोशियोलॉजी, उनकी बाकी चीज़ें, हिस्ट्री और सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपने 2 टॉपिक्स कवर करके पेपर क्लियर कर लिए, सो डोंट थिंक कि आपने कोई बड़ा मार्का मार लिया है। नेक्स्ट इज कि हाँ, इसमें बेसिकली रीजन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोई इनके पास, आम लोगों के पास एक्सपर्ट्स का नॉलेज नहीं होता कि वो इसको गवर्न कर सके, रूल कर सके। सो हाँ, इसमें आगे बड़ी मजे की, यहाँ पे सिडनी लो है, उसकी डेफिनेशन है, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। वो ये कहते हैं कि एक यंग आदमी को साइंस की क्लास में एडमिशन लेने के लिए अर्थमेटिक का एग्जाम पास करना पड़ता है, ताकि वो सो ही बिफोर ही कैन होल्ड अ सेकंड क्लास क्लर्कशिप इन द ट्रेजरी के अंदर, यानी कि फाइनेंस के अंदर उसको पास करने के लिए कि क्लरिकल जॉब लेने के लिए भी अर्थमेटिक का लेना पड़ता है टेस्ट एग्जाम। हाउएवर, फिर वो ये कहते हैं कि जो एक्सचेकर है, यानी कि वो इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ बात कर रहा है, जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है, वो एक मिडिल आदमी, मिडिल एज मैन है, ठीक है। उसको दुनिया की कोई होश नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है, जो कुछ भी उसने पढ़ा था, सीखा था। इवन दो कि ये भी बड़ी बात होगी कि उसको लिटिल डॉट्स के बारे में भी पता हो। यहाँ पे मैं उसको कोट करी हूँ कि who has forgotten but little he ever learned about figures and Eton और Oxford। at Eton और Oxford ये उनके कॉलेजेस हैं बड़े मशहूर। Eton is known for क्राउन, और उसकी वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और ये सारे भी पढ़े हुए हैं। एंड इज सॉरी, टॉपिक पे वापस आती हूँ। he he has forgotten what little he ever learned about figures at Eton or Oxford, and is innocently anxious to know the meaning of those little dots। कि उसको कुछ भी पता नहीं है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ वो भूल चुका है, लेकिन उसके हाथ में आपने मिनिस्ट्री दे दी है एक्सचेकर की, फाइनेंस मिनिस्टर उसको बना दिया है। खैर हमने तो बहुत ही, हम लोग तो अजीम लोगों को बनाते हैं,
कभी हमारे पास आ जाते हैं इसहाक डार साहब, कभी हफीज शेख साहब, क्या बात है हमारी, छोड़ें आप। अच्छा, जो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्शन है वो ये कहते हैं कि ये जो टेरिटोरियल बेस्ड पे आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसमें आप तो ऐसे हैं जैसे आपने सारी गाय भैंसे बकरियां एक जगह जमा की, उन्हें लोकेलिटी के शेप में, उन्हें आपने वोट के लिए उन वोटिंग का राइट दे दिया। आपकी जो क्लासिफिकेशन है ये टेरिटोरियल, ये एक क्रिटिसिज्म है बेसिकली, इसको ज़्यादा रियल नहीं लेना लेकिन इसको कंसिडर करना है। बेसिकली इसको आप इस सेंस में लें कि आप इनको कैटेगराइज करें कि क्लासेस की शेप में, कि कौन ज़्यादा प्रोफेशनल है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन मिडिल क्लास है, कौन लोअर क्लास है, कौन जो है वो उसके पास नॉलेज है, ये सब चीज़ें हैं। आपकी ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे इसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे और ये वो। फिर लास्ट जो इसका ऑब्जेक्शन है वो ये कहते हैं कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी को ये इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इसको मतलब ये तो कहीं पे भी अगेन ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ वन 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 वोट था और यहाँ पे जो है वो हेड्स आ गए हैं कि मतलब इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी इज द नंबर ऑफ रूल ऑफ नंबर्स। सो नो मैटर जो वो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने किसको वोट दिया है, अगर मैसेज ज़्यादा वोट दे रही है, जैसे कि आप देख लें यूएस के अंदर पॉपुलर वोट जो था वो हिलरी क्लिंटन को पड़ा, बट ज़्यादा जो 5 स्टेट्स हैं उनकी उनके जो वोट थे वो ट्रम्प को पड़ा और वो प्रेसिडेंट बन गया। The majority, okay, it is said that democracy is the rule of the numbers. We do not weigh heads but count them. The majority wins in an election even though it is opposed by a minority of wise, patriotic and far-sighted men. यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है यूएस के अंदर, जितने लोगों ने यूएस प्रेसिडेंट को वोट दिया वो सब मेजॉरिटी ऑफ देम वो एग्री बेस्ड हैं, उनके पास ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, वो मतलब एक्टिव बिजनेस और इस तरह इन शोबों में नहीं है, बल्कि वो वाइट सुपरमिस्ट और इस तरह की उनकी मेंटालिटी है और वो सब कुछ। और जो पढ़ी लिखी मैसेज और ये जो डाइवर्स कल्चर पे बिलीव करने वाली और जो इस तरह की वाली आवाम थी सारी उस स्वाइप अप हो गई उस चक्कर में इलेक्टोरल कॉलेज की उस रूल के अंदर, ठीक है। सो उनके साथ ये होगा। एनीवेज फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी के लिए गुड सिटीजनशिप है वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है परफेक्टली। और हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये प्रमोट करती है वैल्यूज ऑफ कैपिटलिस्टिक हैज सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के वो इट्स मोर प्रमोट्स द टेंडेंसीज और पॉलिसीज और इस तरह का वो सिस्टम प्रमोट करती है जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। कैपिटलिज्म किस तरह के जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट होके कंट्री से बाहर जाके थ्रू एमएनसीज थ्रू बिजनेसेस ये सब कुछ वो हाईएस्ट जो हमारा डेवलप्ड नॉर्थ है वो उसकी तरफ चली जाती है इंपीरियलिज्म इस सेंस में। और इवन दो के रॉ रिसोर्सेज हैं साउथ के पास और उसके अलावा साउथ के पास लेबर है, बट स्टिल वो चाइना को छोड़ के वो डेवलप नहीं कर पा रहे। ओके फिर नेक्स्ट ये है वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इट सफर्स फ्रॉम अनहेल्थी एंड करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप बात ही ना करें, आपको खुद ही पता है कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होता पार्टीज की वजह से। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का मैस है ये भी सारा कह रहे हैं डेमोक्रेसी का कसूर है, अगर ये ना हो तो ये सब चीज़ें भी ना हो। फिर वो कहते हैं कि ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे एक बड़े मजे की एक दो कोट्स करूंगी कि सर हेनरी मेन जो है वो ये कहते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है इट लैक्स स्टेबिलिटी एंड दे हैव बीन रिपीटेडली ओवरटर्न्ड बाय मॉब्स एंड आर्मीज इन कॉम्बिनेशन। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खुद ही काज है, रीजन है जिसकी वजह से टॉपल होती हैं गवर्नमेंट्स, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और डिक्टेटरशिप साथ ही मार्शल लॉज लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड वॉर ये कभी स्टेबल नहीं होती है, स्ट्रांग नहीं होती है, पावर मैनेज नहीं कर पाती है। यहाँ पे लॉर्ड बाल्डविन की उन्होंने कोट मेंशन किया है कि उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी कोट एंड कोट इज ऑलवेज 2 years बिहाइंड द डिक्टेटरशिप। के डिक्टेटरशिप जो है वो उससे 2 साल हमेशा आगे ही छोड़ रहती है। एनीवेज मेरिट्स में फिर मेरिट्स में ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगी, हर कोई इसमें ऐसे लिखता है 20-20 लाइनें इस पे लिख सकते हैं एक एक चीज़ पे कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए फर्स्ट। दूसरा ये है कि ऐसी गवर्नमेंट है जो इक्वालिटी पे बेस्ड है,
हालांकि उस सेंस में इसको इक्विटी पे बेस्ड होना चाहिए, बट एनीवेज थर्ड ये है कि ये लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है, नेशनहुड और लिबर्टी फ्रीडम जो है उसको प्रमोट करती है। चौथा ये है कि लिबर्टी ये जो है वो इट्स एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये है कि डेवलप्ड स्टेट्स में होती है। फिर वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें जो सक्सेशन होती है वो पीसफुली होती है और हर जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक टर्म पूरी करती है सिस्टमिक वे से। सिक्स्थ वो ये कहते हैं कि एजुकेटिव वैल्यू के वो मैसेज में पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल अवेयरनेस देती है। फिर सेवन था वो ये कहते हैं कि इट्स अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। इसको आप छोड़ भी देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगला वाला इंपॉर्टेंट है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इट्स नॉट बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ पावर और फियर, जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और डिक्टेटरशिप जिसके ऊपर बेस्ड होती हैं। फिर यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर एक दो वो बातें थी, उसके अंदर एक कोट मैंने देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें बार्न्स जो है वो कहता है कि वो ना बेसिकली क्या कहना चाहिए कि उसको रद्द कर रहा है उन क्रिटिसिज्म्स को जो पीछे हमने फेस किए। बार्न्स जो है BURNS वो ये कहता है कि इवन दो डेमोक्रेसी हमारे पास ठीक नहीं चल रही है, उसको जैसे चलना चाहिए वो वैसे नहीं है, बट इट डजंट मीन कि बार्न्स ने यहाँ पे कोट एक एग्जांपल कोट किया है कि इफ किधर गई कोट, हाँ, इफ एन ऑटोमोबाइल डज नॉट वर्क वेल, इट इज फूलिश टू गो बैक टू फार्म कार्ट हाउएवर रोमांटिक, कि वो अगर कार ठीक नहीं चल रही है तुम्हारी तो उसका ये मतलब नहीं है हरगिज कि तुम वो घोड़ा गाड़ी वाला जो कार्ट सिस्टम था उस पर पीछे वापस चले जाओ, चाहे वो तुम्हें कितना ही आसान लग रहा हो। हमने इसी कार वाले निज़ाम को ही ठीक करना है। फिर आगे लास्ट की एग्जांपल है, वो कहता है कि अनटाइडी, स्लो टू एक्ट, ऑफन कंफ्यूज्ड, इट क्वल्स विद इन इटसेल्फ, कि ये सारे मसले हैं डेमोक्रेसी में कि वो ठीक नहीं है, स्लो स्लो उसमें प्रोग्रेस होती है, हमेशा इस तरह के झगड़े फसाद रहते हैं, बट इट हैज़ डीप रिजर्व्स ऑफ एनर्जी अपॉन विच इट कैन कॉल। वो कहते हैं कि इन सब मसलों के बावजूद उसमें फिर भी एक होप है, एनर्जी है, जिसको अगर डिटर्मिनेशन के साथ लेके चले तो ओवरकम कर सकते हैं। फिर आगे दो चीज़ें मिनी कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें। Islamic concept of democracy. Islam is a democratic religion. Okay. मजरूल हक ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी है, इस्लाम प्योरली सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। How? He said that through the Islamic history of the days of the Holy Prophet, जिस तरह वो अपने मामलात चलाते थे। दूसरा फिर वो कहते हैं कि through the teachings of Islam, through the theory of खलीफा, जिस तरह वो इलेक्ट होते हैं वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, पहले भी मेंशन किया है कि खलीफा किस तरह डेमोक्रेटिक वे से चारों पांचों मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक वे से खलीफा इलेक्ट होते रहे हैं। एंड लास्टली थ्रू द थ्योरी ऑफ शरिया। इसमें वो ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ शरिया इन सेंस कि जो हमारे पास लॉ और फिक के ये जो एडिशन के जो सोर्सेज हैं, जिस तरह के इजमा, इज्तिहाद, इत्तिसान, इस्तिलाह, ये सारे जो मेथड्स हैं ये प्योरली हाईली डेमोक्रेटिक हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिलीजन है और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि उन्होंने, क्योंकि कुरान पाक में हमें शूरा का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो शूरा इज कंसल्टेशन, बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती चलो कि इस्लाम इन अ सेंस जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है और हुआ है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैंड है। पॉलिटिकल पार्टीज खलीफाज ने भी लेटर्स लिखे थे कि जो कोई भी पावर की चाह रखने वाला हो और ओपनली इसको प्रोग्रेस करे, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करे कि वो ये चाहता है कि उसको पावर मिले, उसको कभी पावर ना देना, उसके अंदर लस्ट है। ओके, सो या दैट्स इट आई थिंक। हाँ, बस यही है। इट्स द एंड ऑफ आवर सेकेंड और थर्ड टॉपिक में भी ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और कमिंग बैक टू योर questions if you have any. Okay, क्या हो गया है? Okay, ma'am, we're full flawed hybrid regime and authoritarian lie. Full flawed hybrid regime. सुंदर शिराज, hybrid regime, authoritarian regime, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। Hybrid is something else. Flawed, I mean
मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अच्छा नीचे भी लिया है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट लिबरल डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक। ओह वाओ, फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो दिस सी, मैंने इसमें ये क्वेश्चन जो है वो मैंने वो डेमोक्रेसी में स्किप कर गई थी एक पॉइंट, वो तुमने सही मुझे याद करवाया कि डेमोक्रेसी भी 2-3 टाइप्स हैं। एक मिनट मुझे वापस से खोलने दो, मजरूल हक ने भी लिखी हुई है और मैं तुम्हें अपनी वे में भी एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज इट अबाउट। एक तो 545 पेजेस के 646 हिस्से हुए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि हाँ, यहाँ पे मैंने एक कोड थी डिफरेंट वेज में थी, 3 टाइप्स इसने लिखी थी, बयान की थी। अब वो मैंने हाईलाइट इतना ज़्यादा किए हुए 3 कलरफुल कलर्स में कि मुझे खुद भी नहीं मिलता। 2-3 टाइप्स थी इसकी, मजरूल हक ने बयान की थी, वो मैं ढूंढूंगी, मिल गई तो ठीक है। अच्छा से, जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये बेस्ड करती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, in an economic sense, less interference of government in the economy or market, और सोशल डेमोक्रेसी जो है वो बिलोंग बेस करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म के अंदर आप पॉलिटिकली तो आपने सारे राइट्स दे दिए हैं, बट इकोनॉमिकली स्टेट जो है वो मेजर इंडस्ट्रीज अपने पास रखती है और रेस्ट ऑफ देम, अभी आप देख लो चाइना क्या कर रहा है कि उसने एटलीस्ट 10-20% इंडस्ट्रीज मेजर जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ये अपने पास रखी हुई हैं और रेस्ट ऑफ देम वो प्राइवेटाइज कर देती है। ठीक है, सो क्या होता है कि और बेसिकली जो सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली बर्नी सैंडर्स भी इसको आजकल प्रमोट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसको कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको फ्री हेल्थ, फ्री ये सब कुछ प्रोसेस, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री क्या उसे कहते हैं सर्विस, और जो है रिटायरमेंट के बाद कॉन्सेप्ट चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें ये कहती है कि आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। सो क्या होता है कि बर्नी सैंडर्स भी इसको प्रमोट कर रहा है। जो कैपिटलिज्म है ना, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि कैपिटलिज्म, हाँ, तो जो सोशलिज्म है वो इस प्रिंसिपल पे बिलोंग करता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि जो जिसको जितना चाहिए होता है उसको वो मिलना चाहिए। और जो कैपिटलिज्म है वो कहता है कि स्ट्रगल करोगे तो जो जितना काबिल होगा वो उसको वो ही मिलेगा। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डेमोक्रेसीज, सुंदर, मैंने ये वर्ड पहली बार सुना, हाइब्रिड मॉडल ऑफ डेमोक्रेसीज। आई थिंक मे बी मैं टर्म के साथ एक्सचेंज कर रही हूँ या कुछ कन्फ्यूजन है, बट मैं इसको चेक करके विल गेट बैक टू यू, आपको टोटली एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इशू है और क्या नहीं है। नो मैम, आई एम नॉट एग्री। मोहम्मद नासिर, नॉट एग्री अबाउट व्हाट, कैन you please explain? Ma'am, book name. Okay, Bashoor. Oh yes, Bashoor. Book name Muzrul Haq की book है Political Science. Zainab, welcome. You were late. Okay. Mohammed book has Political Science. Okay, yes, Political Science by Muzrul Haq. बहुत दफ़ा repeat कर चुकी हूँ. Kindly quote Socratic view on democracy. Khalida Ashraf, see, Socrates, Plato, and Aristotle, they were, all three of them were against democracy. They were of the view, Socrates were of the view that Socrates said that we lost Peloponnesian War, Athenians lost Peloponnesian War due to the failure of डेमोक्रेसी में आम लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर दी, इन लोगों को कुछ पता नहीं था, जिन लोगों की वजह से इन्होंने ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी थी कि हम लोग मुकाबला कर ही नहीं सके, हमारी गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो गई और मिलिट्री वाइज भी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, ऐसा लीडर नहीं था, तो हम लोग हार गए। सो उसके बाद प्लेटो आया। प्लेटो ने अपनी ही टीचर कोड की राइटिंग्स को बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कोड किया अपनी बुक्स में, और उसने कहा कि ये जो फेलियर ऑफ सिस्टम था हमारा, ये जो सारे हमारे लॉस हुए सब कुछ, ये सारे फसाद की जो है डेमोक्रेसी है। सो उसने इसके लिए हमें फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया। फिलोसफर किंग में वो ये कहते हैं कि लंबा चौड़ा है, शॉर्ट, लेकिन उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन, आप उसको कह लें हाउस होल्ड कम्युनिज्म, और इस पे बेस्ड करता है वो। कम्युनिस्ट की उसने एक पूरा मेथड दिया था, वो जब हम थॉट्स पे जाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ही सेड वेदर यू वांट टू ईट स्वीट्स और ट्रीट योरसेल्फ फ्रॉम अ डॉक्टर। अब ये आप एक कोट कर रहे हो, मेरे पास उसकी पूरा एक बुक का मैंने रिव्यू किया था आर्टिकल का, तो मेरे पास उसकी पूरी 18th सेंचुरी की ट्रांसलेशन हुई थी ग्रीक वर्ड्स की। सो उसमें से मैं आपको 10 और प्रिंसिपल्स भी कोट करके दे सकती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो सोक्रेटिस ये भी कहता था कि रूलर की इसलिए इज्जत ना करो कि उसको सही ना जानो, कि जो रूलर करेगा वो सही है, बल्कि जो सही है सिर्फ उसके लिए रूलर को उसको एक्सेप्ट करो, प्रिंस को
प्रेज करो और सब कुछ। तभी लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना मजाक नहीं है। यस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना मजाक नहीं है, नो डाउट। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉ डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी? हाँ, फुल डेमोक्रेसी, आउच, फुल डेमोक्रेसी आपको उस इस क्राइटेरिया को वो गवर्नमेंट मीट करेगी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं कर रही है, जहाँ पे कॉमन मैन जो है वो हर तरह की लिबर्टीज इंजॉय करता है, वो किसी तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मीडिया फ्री है, इंटरफेरेंस नहीं है, सिविल लिबर्टीज़ कटेल नहीं हो रही, हुकूमत जो है वो इमरजेंसीज और इस तरह के लॉज के थ्रू इंडिविजुअल्स के राइट्स कटेल नहीं कर रही है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, आप किसी भी ऑफिस के लिए आम आदमी जो है वो रन करता है, अगर वो उसमें पोटेंशियल है तो वो जीत रहा है, उसको पीछे से इंजीनियर्ड इलेक्शंस के थ्रू बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में वो इकोनॉमिक वे में आप उसमें देखें तो वो जितनी ज़्यादा उसके रूल्स के अंदर रहते हुए वो अगर अपना प्रॉपर्टी ओन करना चाह रहा है, बिजनेस इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर कोई इस तरह की वो नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर। मार्केट्स आर फ्री राइट नाउ। आप अपने मुल्क में क्राइसिस देख रहे हैं, वो क्यों है? मैं कल भी सेमिनार पे गई हुई थी तो वहाँ पे शबर जैदी साहब भी कह रहे थे और शमशाद अख्तर साहिबा भी, कि हमारी और जो IMF की डायरेक्टर भी आई हुई थी, कि जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है स्टेट बैंक के अंदर। सो आपका जो फेलियर है इकोनॉमी का ये इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट करती है। आप यूएस के अंदर देख लें, वहाँ पे और EU के अंदर भी वहाँ पे उनका EU का अपना वो सेंट्रलाइज्ड बैंक है, और क्योंकि वो बहुत सा स्टेट्स का है इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक सिंगल स्टेट का ले लें। यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट बैंक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरवीन नहीं कर सकती, उसको मैनोवर नहीं कर सकती कि आप ये डिसीजन लो, ये मॉनेटरी पॉलिसी रखो, इतने जो करेंसी है वो प्रिंट होगी और इतनी उसमें क्या कहते हैं, इतना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फेडरल रिजर्व जो है वो खुद डिसाइड करता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। हमारा जो स्टेट बैंक है वो अब हमारा अभी हाल क्यों हो रहा है, हम लोग एक धड़ाम से 6.3 से धड़ाम 3.2 3.3 पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि जो इसहाक डार एंड कंपनी थी, जो PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई थी कि आर्टिफिशियली बैक की हुई थी इकोनॉमी, स्टेबल एक जगह पे रखा हुआ था रुपी को अगेंस्ट द डॉलर। तो क्या हुआ कि जब आपने उसको फ्लक्चुएट नहीं करने दिया नॉर्मल रेट्स पे, आपने अपने जो सुलहरी साहब थे SDPI के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने $44 बिलियन स्पेंड कर दिए इस बात पे कि वो करेंसी को एक जगह पे पैक करके रखे, स्टॉप करके रखे। तो क्या हुआ, अभी हम धड़ाम से नीचे गिर गए जब वो बबल बस्ट हुआ। तो एनीवेज, फ्लॉ डेमोक्रेसी, फ्लॉ डेमोक्रेसी में मैंने शुरू में भी बताया था, ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं। कहीं पे सिविल लिबर्टीज और ये सब चीज़ें curtail हो रही हैं, बट ओवरऑल बाकी चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं। एक मिनट, मुझे देखना तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी वाला क्या सीन है। ओके, ठीक हो गया। सो हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो है इट्स अगेंस्ट द टर्म फॉर इलिबरल डेमोक्रेसी। इलिबरल डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इंस्टीट्यूशंस जो है वो फ्रीली काम नहीं करते, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। और क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, हाँ, और इकोनॉमी में फ्रीली उसको जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइवेट, जो इंटरप्रेन्योर जो कैपिटलिज्म है वो फ्रीली नहीं होता। आपकी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इशू है वो हमारी डेमोक्रेसी फुल इसलिए भी नहीं है, हम लोग इसलिए भी मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जिनको आपने नाम दिया हुआ है कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, जैसे कि PIA, रेलवे और ये सब चीज़ें जो हैं, रेलवे को छोड़ के, रेलवे कुछ बेहतर है अभी, स्टील मिल और ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट ओन्ड हैं और ये लॉसेस में जा रही हैं। सो क्या हो रहा है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो उनको रन कर सके, इंडस्ट्री जो है वो जलीलो ख्वार हो रही है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है
और लोगों के पास, और उसके बाद फिर आप जब IMF की तरफ रुख करते हैं कि हमें स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, फॉरेक्स के लिए हमारे पास हमारी मदद करो, वो आपको एक पूरा मेथड देता है कि आपने ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है। आप पिछले 50 सालों से वो मेथड इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको वो पैसे लेके और फिर वापस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही थी, जो मैं अब इस बात के लिए PTI गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करूंगी कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। टैक्सेशन का वो जो प्रॉपर आपके पास पूरा एक सेटअप ही नहीं है आपके पास। कल शबरज़ादी साहब कह रहे थे कि हमारे पास डेटा ही नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, कितने पाकिस्तान में दुकानें हैं, एक मॉल से कितनी कमाई हो रही है, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जब ये सब सिस्टम नहीं होगा तो आप रन नहीं कर सकते हैं। आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के अलावा टैक्सेशन चाहिए होती है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर ही आपकी सोशल डेवलपमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंड करती है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। सो ये पूरा इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर हो गया है। सो ऐसी डेमोक्रेसी जो कि फुल उसमें लेटर एंड स्पिरिट में परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको आप ये देखो पार्शियल डेमोक्रेसी कहते हैं, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी, आप डिफरेंट नाम है, आप इसको कोई भी नाम दे रहे हैं। रियल पावर जो है वो प्योर लिबरल डेमोक्रेसी में रियल पावर जो है वो टोटली रियल एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, रियल पावर जो है वो इट लाइज विद रियल एग्जीक्यूटिव। पॉलिसीज कहीं और नहीं बनती, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डिफेंस की पॉलिसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बजट का हो, आप उसमें कुछ भी हाइड और इस तरह नहीं रखते हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। लिबरल डेमोक्रेसी का सेकंड प्रिंसिपल मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉल कर रही हूँ। पहला ह्यूमन राइट्स है, सेकंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग है, फुलेस्ट अपने स्पिरिट तक। If Islam is against political party system and considered as lust for power, it means Pakistan government. See, Nida Shah, the thing is, Pakistan is not an Islamic country. It's a country for Muslims, a Muslim country. आप उसको थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते तो हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रू सेंस नहीं है। इनफैक्ट कोई भी दुनिया में इस टाइम इस्लामिक कंट्री जो है ना वो अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं करता। आपने ये क्या किया है कि आपने मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं, सॉवरेनिटी और बाकी कॉन्सेप्ट, और आपने वेस्टर्न के उनके सिस्टम लिया है डेमोक्रेसी का, आपने उड़ा के दोनों को मर्ज कर दिया है, और नाउ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक मुस्लिम और वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यस इस्लाम इज टोटली अगेंस्ट, अब हम मुस्लिम पोलिटिकल थॉट में आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इस्लाम इज टोटली अगेंस्ट पोलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज जहाँ पे इस्लाम में 2-3 रीजन, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसपे हमें वो एक असाइनमेंट दी गई थी कि काम करके आए कि इस्लामिक स्टेट का सिस्टम कैसा है, तो उसमें वो ये था कि इसलिए भी पोलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट है कि एक तो ये पावर को प्रमोट करती हैं, दूसरा ये कि ये अपोजिशन को और कहना चाहिए कि फसाद को, मतलब एक होता है ना कि अपोजिशन, अब मुझे इसकी उर्दू की टर्म नहीं आ रही, उर्दू में इसका ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो आपको ये एहसास दिलाती है कि जो आपका करंट रूलर है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके आपके राइट्स स्नैप कर रहा है, वो आपके साथ गलत कर रहा है। तो ये चीज़ें बेसिकली अगर आप पिछली सेंचुरियों में चले जाएं थोड़ा सा पीछे, तो ये चीज़ें वो होती थी जो कि रिबिलियस लीडर जो होता था वो प्रमोट करता था। ठीक है, सो द थिंग इज, जब ये चीज़ें प्रमोट होती थी तो मोनार्क क्या करता था, वो ऑर्डर जारी करता था कि उसका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि मोनार्क की जो वो रूलर है उसको आप अपोजिशन ऐसे उस सेंस में आप नहीं कर सकते। मैंने कुछ एक वहाँ पे ये भी हदीस पढ़ी थी कि हदीस थी या कुछ इस तरह की कोट थी, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट ये थी कि जब तक आपका रूलर आपको इस्लाम नमाज पढ़ने से ना रोके, बाकी फिर जैसे चाहे मर्जी हो आप पर उसकी इताअत फर्ज है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। जो आपका सिस्टम है उसमें अगर रूलर अगेंस्ट गलत कर रहा है तो ही विल फेस क्रिटिसिज्म, ही विल फेस प्रोटेस्ट और मॉब्स और वो सब चीज़ें वो फेस करेगा। बट इस्लाम में ये कुछ, क्योंकि खलीफा होता है उसकी रिलीजियस सेंटिटी भी होती है, और आजकल जो हमारे पास रूलर्स हैं उनकी सिर्फ पॉलिटिकल सेंटिटी है, सो दैट्स वाई दैट्स दैट, और इसलिए आप लोग वो नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या था? किसी को कोई और क्वेश्चन करना है? नहीं तो आई एम गोना कॉल इट ऑफ, और फिर हम लोग बाद में मिलेंगे, और मैं अभी इसकी स्लाइड्स कंप्लीट करके वो अपलोड कर देती हूँ। आई थिंक मैंने जस्टिफाई कर दिया है कि निदा शाह आपके क्वेश्चन को कि क्यों ऐसा सीन है। हम लोग प्योरली इस्लामिक कंट्री नहीं है, यही बुनियाद थी जिस पे अबुल आला मौदूदी साहब ने क्रिटिसाइज किया था द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ही सेड दैट हाउ ऑन अर्थ man with western education, western living style are gonna create Islamic state for Muslims. You
you are not supposed to call it Islamic State. You should call it a state for Muslims, a Muslim state. It's not Islamic State, because Islamic State is purely based on Sharia law plus caliph plus और जो बाकी उसके rules principles हैं. बट हमारे पास ना तो शरिया लॉ है, ना हमारे पास कैलिफ है, और ना हमारे पास इस्लामिक सज़ाओं का उस तरह निज़ाम है. आपको पता होना चाहिए कि हद की सज़ाएं कैसी हैं, कि चोरी की सज़ा हाथ काटना और संसारी एंड स्टोन टू डेथ, और ये सारी सज़ाएं हमारे पास नहीं हैं. सो इट्स नॉट इस्लामिक स्टेट, इट्स जस्ट मुस्लिम स्टेट. ठीक है, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट. क्लियर हो गया? हाइब्रिड डेमोक्रेसी प्लीज रिपीट कर दें. Arsalan, see, hybrid democracy is just another term, another word, another Westerners, मेरी tongue twister, sorry. Westerners जो हैं उनका ये एक बड़ा, मुझे ये चीज़ बड़ी तंग भी करती है. They love labeling things. वो आपको एक इंच भी आप इधर से उधर हटेंगे ना तो वो आपको नया नाम दे देंगे. एज फार एज आपको पता है कि जेंडर में जिस तरह आजकल वो जिस स्पीड से वो लोग नाम दे रहे हैं, ए सेक्सुअल, पैन सेक्सुअल, फां सेक्सुअल, मेरा तो दिमाग घूम गया. मतलब ये इतनी ज़्यादा दे लव लेबलिंग थिंग्स कि उन्होंने इलिबरल डेमोक्रेसी को, ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर कंसंट्रेट जो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो डिक्टेटर है, चाहे दूसरी सेंस में जैसे तैयब एर्दोगान है, वो थ्रू इलेक्शन आए हैं, बट वो उनकी टेंडेंसीज जो है, जिस तरह वो पॉलिसीज बना रहे हैं, जिस तरह वो पावर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप उसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी कह रहे हैं. यहाँ पे मैंने अभी कुछ खोला था, आप इसमें भी वो यही कह रहा है कि ये पार्शियल डेमोक्रेसी है, फुलेस्ट टू ट्रूएस्ट स्पिरिट में वो डेमोक्रेसी नहीं है. वो जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सी देखो, although election takes place, citizens are cut off from knowledge about the activities who are real. के मतलब अफ्रीका की हालत आप देख लो ना, वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं. अभी क्या सीन हुआ था अफ्रीका के अंदर 2 साल पहले, कि गाम्बिया एक स्टेट थी, वहाँ पे मार्बल डेमोक्रेसी उन्होंने नाम दे दिया. अब मैं सोचूं मार्बल डेमोक्रेसी क्या है. मार्बल डेमोक्रेसी ये थी कि वो गरीब स्टेट थी इतनी ज़्यादा, वहाँ पे डिक्टेटर को इन्होंने निकाला मुल्क से बाहर. इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस कैसे होते हैं वहाँ पे? इलेक्शन डालने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, और हुकूमत के पास, मतलब वो इलेक्शन डालने के लिए जो पूरा सेटअप है, वो पेपर भी छापने के लिए नहीं थे. सी ठीक है, ये सिचुएशन थी. सो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानियों, हर वो बंदा पाकिस्तान का जो रहता है जिसमें उसको पता होगा कंचे क्या होते हैं, वो बंटे कंचे जो भी आप इसको बोलो, वो जो लोग खेलते हैं ना, उससे उन्होंने वोट डाले. सही है, उन्होंने वो एक एक बंदे को सबको वो दे दिए, और फिर वो आगे वो एक जाली सी इस तरह उन्होंने कर दी. अब बताओ भाई किसने किस में डालना है. लोगों ने वो फेंकना शुरू कर दिए. सो जिसके पास ज़्यादा थे, उन्होंने समझ लिया कि इस वो मतलब जीता गया. सो उन्होंने इस तरह ही करके वोट डाले, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी. सो वेस्टर्नर्स लेवल्ड इट मार्बल डेमोक्रेसी. सो अब इनकी लेवलिंग पे मत जाओ, सिंपलेस्ट वे में इसको चीज़ों को रखो, ये तुम्हें घुमा के रख देंगे. इजी वे में रखो. Hybrid democracy is a democracy which is not democracy in true sense, which is illiberal democracy, non-democratic regimes. आप उसको कोई भी इस तरह के नाम दें, that's totally fine. इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी दोबारा रिपीट करी हूँ, इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो ट्रू ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं होते. यू कैन से कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो सिंस 2016-17 जो है वो इस तरह की हाइब्रिड डेमोक्रेसी वाली चल रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रांसपेरेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे. इलेक्शंस जो थे वो जिस तरह हुए उस पर पूरी दुनिया को एलिगेशंस हैं. सो आप कह सकते हैं कि वैसे हाइब्रिड का आजकल जो टर्म यूज़ हो रही है वो साइबर के साथ है, बट इफ़ यू वांना कंबाइन इट विद डेमोक्रेसी, फाइन, गो अहेड. काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 हैं और 3 टाइप्स हैं, बाकी जो मैम ने मेंशन किए हैं क्या सेंस में यूज़ करेंगे. 1 मिनट में पानी पी लूँ. ये 2-3 क्लासिफिकेशंस थी. सी सुंदर 2 उसमें थी, मैं उस पे स्लाइड पे आ जाती. यस, यही वाली थी ना, बता देती हूँ. काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज इसमें 2 थी. प्योर, मैंने बताया था, डेमोक्रेसी इज प्योर डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली होते हैं. वहाँ पे अपने लीडर्स को, अपने
प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में परफॉर्म होती है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, वो क्या था सिस्टम, काउंसिल, एक काउंसिल बनती है और वो काउंसिल 7 लोगों की होती है, और उसमें जो काउंसिल की चेयर होती है वो रोटेट होती है, ठीक है। जो चेयरमैन होता है वो हर साल एक बंदा बनता है, ठीक है। सो स्विट्जरलैंड में कोई एक प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे ये काउंसिल बनती है 7 लोगों की, और ये लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अपने पार्लियामेंट, जो कैंटोन्स की, और ये जो उनकी फेडरल पार्लियामेंट है, जिसका मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, कि स्विट्स जो उसको कहते हैं, बट जो उनकी पार्लियामेंट होती है उसके इलेक्शन भी ये लोग डायरेक्ट करते हैं। और इनकी जो लोएस्ट कैंटोन्स की लेवल पे जो इलेक्शन होती है, जो होती है ना, आप कह लें प्रोविंस के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो भी डायरेक्ट होते हैं। और मतलब ये जो लोग हैं ये किस तरह डायरेक्ट होते हैं, ये हाथों के जरिए, आइज एंड नेज के जरिए ये लोग इलेक्शन करते हैं, और उसके बाद जो भी इनके मामलात होते हैं वहाँ पे आम लोग भी इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी आम बंदों की व्यूज के साथ डिसीजंस लेते हैं, जो कि ग्रीस की सिटी स्टेट्स में होता था। ये प्योर डेमोक्रेसी की फॉर्म है। और ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं नेशनल पार्लियामेंट के लिए और प्रोविंशियल पार्लियामेंट के लिए, और वो हमारे बिहाफ पे फिर आगे जाके पॉलिसीज बनाते हैं, और वो सीएम और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, और ये सब कुछ ऐसे होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये जो है अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अराउंड द ग्लोब ये सिस्टम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमने अपना वोट जो है उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, और वो हमारे बिहाफ पे फॉर द सेक ऑफ कॉमन गुड वो उधर जाके पॉलिसीज बनाते हैं। फुल सैमी और सूडो डेमोक्रेसी। अच्छा, हाँ अरसलान, एक चीज़ और, आप हाइब्रिड डेमोक्रेसी को सूडो डेमोक्रेसी की क्लासिफिकेशन में टोटली रख सकते हैं, जो कि नाम के तौर पे तो डेमोक्रेसी है, बट उसमें वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर अमल पैरा नहीं होते। फुल डेमोक्रेसी इज वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जो प्योरली मतलब हर इंस्टीट्यूशन में वो परफॉर्म करी, बेस्ट परफॉर्म करी है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वहाँ पे आम लोगों की वोट की अहमियत है, वो लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, और जो मीडिया है वो उनको ट्रू सेंस में प्रेजेंट करता है। और जो पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो प्योरली फॉर दी सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बनती है, और वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रातों रात लॉस बन जाए, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो क्लियर है। आप देख लें यूके पिछले 3 साल से 2016 से फंसा हुआ है ब्रेग्जिट में, कहीं पर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर कोई चीज़ इस तरह आप अंदर करके और इस तरह ये जजेस की वीडियो निकाल के इस तरह ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती। फिर सेमी डेमोक्रेसी है। सेमी डेमोक्रेसी में वो स्टेट्स आ जाएंगी जो कि जैसे कि इंडिया के अलावा, थाईलैंड के अलावा, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट तो मोस्ट ऑफ दिस टाइम वो तो ऑथोक्रेटिक स्टेट्स थी। यूगोस्लाविया स्टेट रह चुकी है ईस्टर्न यूरोप के अंदर। ये एक स्टेट थी जो आपके जो अब 8 मुल्कों में डिवाइड हो गई है। ये इस स्टेट में बेसिकली इन्फ्लुएंस वो रशिया का चलता था, उस टाइम यूएसएसआर का चलता था। बट ये है कि वहाँ पे इलेक्शंस होते थे और कुछ डेमोक्रेटिक जो है ना वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑटोक्रेटिक जो है, वो जो डिक्टेटर्स जो थे वो वही अपनी बातें मनवाते थे। सो ये सेमी डेमोक्रेसी। अब इंडिया में आपको इंडिया की बेस्ट एग्जांपल है सेमी डेमोक्रेसी में। इंडिया कहता तो ये है कि वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, बट वी ऑल ऑफ अस नो कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अभी भी उतने ट्रांसपेरेंट और उतने ह्यूमन राइट्स की, जिस तरह वहाँ पे वायलेशन होती है, जिस तरह की शेडी डील्स हो रही हैं आजकल, और इससे पहले भी हुई हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहा है, राफेल डील जो है उनकी फ्रांस के साथ, और ये सारे जो काम है ना, ये बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। सो हम उसको भी फुल डेमोक्रेसी की उसमें नहीं रखेंगे। थर्ड डेमोक्रेसी में आप अपने आप को ले लें, और उसमें ले लें अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी को ले लें, कि जो उसने रखी तो डेमोक्रेसी के नाम पे थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी की जगह को मजाक ही था। लेकिन ये है कि अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर सूडो डेमोक्रेसी नहीं है, आप इसको सेमी डेमोक्रेसी में ले सकते हैं।